दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी डार्क मर्डर मिस्ट्री लेकर आया हूँ जिसका क्लाइमैक्स आपके होश उड़ा देगा, जिसकी डायरेक्शन और कहानी मुझे स्लीपी हॉलो मूवी की याद दिलाती है, जिसे भी मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस मूवी का प्लॉट सच में सबसे अलग और कॉम्प्लेक्स है, जो पक्का आपको पसंद आएगी। पर आखिर इसकी डार्क मिस्ट्री इसे बाकी मूवी से कैसे अलग बनाती है, चलिए जानते हैं मूवी के कहानी से। फिल्म की शुरुआत 1830 के कोल्ड विंटर के रात एक पेड़ पर किसी की लाश नजर आती है, जिसके बाद सीन अगले ही सुबह लैंडर की तरफ मुड़ जाती है। अब लैंडर की बात करें तो वो बाकी सभी से एकदम दूर और रिमोट एरिया में रहता है, जो अपने पेनफुल पास के साथ जी रहा है, जिसकी पत्नी 3 साल पहले चल बसी और उसकी बेटी मैटी भी कुछ समय पहले घर छोड़कर भाग गई, जिसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। लैंडो को फिर मिलिट्री एकेडमी से बुलावा आता है, जहां कर्नल और कैप्टन चाहते हैं कि सिर्फ वो ही एक सीक्रेट केस पर काम करे, क्योंकि लैंडो को एक इंटेलिजेंट और शार्प इन्वेस्टिगेटर माना जाता है, जिसने अपने जवानी में कई पेचीदा केसेस सॉल्व किए। पर इस केस के बारे में कोई भी जानकारी बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना उनकी एकेडमी की बदनामी होगी। वो शेयर करते हैं कि उनके एक कैडेट नेम फ्राई ने पिछली रात आत्महत्या कर ली। लेकिन अजीब बात है कि जब उसकी लाश हॉस्पिटल में पड़ी थी तो किसी ने उसका छाती चीरकर दिल निकाल लिया। इसी गुत्थी को उसे सुलझाना है कि आखिर कौन इसके पीछे था। लैंडोर पहले तो उनकी इसमें मदद करने से इनकार कर देता है, पर कैप्टन के धमकी पर उसे ये केस एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब लाश की पोस्टमार्टम जांच करने पर डॉक्टर मार्कस उसे ये बताते हैं कि जिसने भी इसका दिल चीर कर निकाला है उसने ये बड़े ही ध्यान से किया होगा, ताकि दिल को हल्का सा भी नुकसान ना पहुँचे, और उसने जरूर दिल को किसी स्पेशल ठंडे कंटेनर में प्रिजर्व किया होगा। इसके बाद फिर लैंडोर वारदात के लोकेशन की जांच करते वक्त कैडेट नेम हुंटोन से पूछताछ करता है, जिसे फ्राई की लाश मिली थी, कि रात के समय वो वारदात के लोकेशन पर कैसे आया। तब हंटून बताता है कि गार्ड रूम जाते वक्त उसने किसी के तड़पने की आवाज सुनी। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि फ्राई की लाश सीटेड पोजीशन पर मिली, जो अजीब बात है क्योंकि सुसाइडल की केस में लाश के पैर जमीन को नहीं छूते। इससे अब लैंडो को कुछ तो चमकता है, इसलिए वो तुरंत फिर से लाश की जांच करता है। यहाँ वो नोटिस करता है कि गले पर रस्सी के खरोच के निशान सामने की तरफ ज्यादा थे, और उसके गले के पीछे चोट के निशान थे, और नाखून पर भी खरोच के निशान थे, मानो पहले फ्राई पर किसी हथियार से पीछे से वार किया गया हो, और फिर गला घोटते वक्त फ्राई ने अपने दम घुटने से खुद को बचाने की कोशिश किया हो। इसी दौरान लैंडर को उसकी मुट्ठी से एक फटा नोट भी मिलता है, यानी कि फ्राई ने सच में आत्महत्या नहीं बल्कि किसी ने उसकी जान ली है। इसके बाद लैंडर कैडेट नेम कोचोन से पूछताछ करता है, जिसे लाश को गार्ड करने की जिम्मेदारी दी गई थी, पर वो बचाव में बताता है कि वो उस वक्त ड्यूटी पर नहीं था, क्योंकि उसे एक अनजान सीनियर ऑफिसर ने घर जाने के लिए कहा, जिसकी शक्ल वो कैंडल के रोशनी में ठीक से नहीं देख पाया। पर उसने एक अजीब चीज नोटिस की कि उनके एक शोल्डर से बार्स मिसिंग थे। इसके बाद अब लैंडर की मुलाकात एक और कैडेट नेम पॉय से होती है, जो काफी इंटेलेक्चुअल, फिलोसॉफिकल और मौत से फैसिनेटेड है, क्योंकि वो अनयूजुअल चीजों में इंटरेस्ट रखता है। इसलिए उसके अजीब बर्ताव के चलते बाकी कैडेट्स उसे पसंद नहीं करते। पॉय फिर सामने से लैंडर को इस इन्वेस्टिगेशन में मदद करने का ऑफर करता है, जिसके लिए लैंडर मान भी जाता है, क्योंकि उसे पॉय में कुछ खास नजर आता है। इसके बाद लैंडर कुछ और कैडेट से पूछताछ करता है, पर उसे कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। ऊपर से तभी उन्हें खबर मिलती है कि कुछ जानवरों की लाश मिली, जिनका भी उसी तरह से चीड़ फाड़ करके दिल निकाल लिया गया। अब इस खबर के बाद लैंडर पॉय से उस लाश से मिले पेपर के टुकड़े को डिसाइफर करने को कहता है, पर एक शर्त पर कि वो उसकी मदद कर रहा है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। पॉय फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्किल से एक नतीजे पर पहुंचता है कि उन कुछ शब्दों से यही साबित होता है कि वो लेटर एक इनविटेशन था विक्टिम को किसी लोकेशन पर बुलाने के लिए, पर कहां वो सॉल्व नहीं कर पाया। लेकिन लैंडर दूसरे 2 लेटर से समझ जाता है कि वो वर्ड और लोकेशन लैंडिंग है, यानी कि हत्यारा ने उसे लैंडिंग पर बुलाया। एक और खास नतीजे पर लैंडर पहुंचता है कि ये इनविटेशन जरूर एक लड़की से आया होगा, क्योंकि सिर्फ एक महिला ही दूसरे मर्द को लैंडिंग यार्ड पर बुला सकती है, जैसे कि 2 कपल्स करते हैं शहर से भागने के लिए। अब इन सब इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर लैंडर आइस हाउस जाने का फैसला करता है, क्योंकि डॉक्टर मार्कस का मानना था कि ऑर्गन को प्रिजर्व करने के लिए आइस की जरूरत पड़ती है। जो डिसीजन लैंडर का सही निकलता है, क्योंकि उसे आइस हाउस में एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है, जहां उसे जले मोमबत्ती के मोम, खून के निशान और सबसे जरूरी जमीन पर किसी काले जादू के फ्रेश मार्किंग मिलते हैं, जिसे वो तुरंत नोट कर लेता है।
पॉय भी फिर लैंडर का सीक्रेट मैसेज मिलने पर आइस हाउस पहुंचता है, जिससे लैंडर अपनी इन्वेस्टिगेशन शेयर करता है कि हत्यारा जरूर किसी रिचुअल को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद दोनों सिंबल के एक्सपर्ट प्रोफेसर जीन से मिलते हैं, जिन्हें वो सिंबल दिखाने पर वो उनसे एक खास और पुराने विच हंटर किताब के बारे में बताते हैं, रिटन बाय हेनरी ले क्लर्क, जिसमें सेम रिचुअल का प्रयोग करके कई बास रिलीजन के विचेस की बलि दी गई इमॉर्टैलिटी पाने के लिए। खास बात यह थी कि इसकी सिर्फ 2 या 3 ही कॉपीज मौजूद है, जिनमें से एक उनके पास है और बाकी सारी जला दी गई। इस रिचुअल के अनुसार इमॉर्टैलिटी पाने के लिए पहले अनक्लीन एनिमल जिसे क्रिश्चियंस खाते नहीं है, एक अनबैप्टाइज्ड बच्चे का दिल और एक ऐसे इंसान का भी दिल चाहिए जिसने रस्सी से लटक कर अपनी जान दे दी। लैंडर फिर पॉय को सजेस्ट करता है कि वो बाकी कैडेट में घुले मिले और कोई भी जरूरी जानकारी निकाले। इसलिए पॉय ऐसा ही करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि डॉक्टर मार्केस का बेटा आर्टेमिस भी यहाँ एक कैडेट है, जिसकी एक बहन लिया भी है और फ्राई लिया को पसंद करता था। जो सब जानने के बाद वो फिर कैंपस की भी छानबीन करने लगता है, पर कैप्टन उसके आड़े आ जाते और उसे लौटने को कहते। उसी रात फिर लैंडर को अपनी बेटी रोते नजर आती है, पर ये सिर्फ उसका एक वहम निकलता है, क्योंकि वो अपने बेटी को बहुत याद करते हैं। ऐसे ही कई यादें उसे विजन्स में अक्सर दिखाई देते हैं। अब अगली सुबह पॉय लैंडर को उसके घर विजिट करता है और उसे अपने कल के इन्वेस्टिगेशन के बारे में सब शेयर करता है। यहाँ लैंडर की बुक कलेक्शन को देखकर पॉय एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पढ़ना बहुत पसंद है। जहाँ उसे उसके एक पसंदीदा पोएट की भी किताब मिलती है, जो दरअसल लैंडर की बेटी की थी। अब अगले दिन फ्राई के फ्यूनरल के दौरान लैंडर की मुलाकात फ्राई के माँ से होती है, जो उसे फ्राई की डायरी देती है, इस उम्मीद में कि ये उसके इन्वेस्टिगेशन में काम आएगा। पर हैरान करने वाली बात ये थी कि एक कैडेट नेम बेलिंगर ने फ्राई की डायरी अब तक अपने पास रखी और किसी को इसकी खबर नहीं दी, जिसे आखिर में उसने उसके माँ को सौंप दिया और जला देने के लिए कहा, क्योंकि डायरी कोडेड भाषा में लिखी होने के कारण वो खुद भी कुछ समझ नहीं पाएगी। इसके बाद अब मार्कस परिवार कैडेट्स को डिनर पर इनवाइट करते हैं, जहां पहली बार पॉय की मुलाकात आर्टेमिस की बहन लिया से होती है, जिसकी खूबसूरती और शांत स्वभाव से पॉय एकदम आकर्षित हो जाता है। पर लिया को देखकर लगता है जैसे उसने जिंदगी में कुछ तो खो दिया है, इसलिए उसके बारे में जानने के लिए पॉय उससे बातें करने लगता है, जिससे दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। खास करके इसलिए क्योंकि पॉय को भी लिया की तरह फ्रेंच भाषा आती है, जो बहुत कम को इस देश में आती है। अब अगली सुबह लैंडर उस डायरी के कुछ हिस्सों को डिसाइफर करने में सफल रहता है, पर उसका क्या मतलब है ये क्लाइमेक्स में रिवील होगा। वहीं पॉय और लिया दोनों डेट पर मिलते हैं और यहाँ भी लिया थोड़ी खोई खोई सी नजर आती है, जिसे कुछ देर बाद अजीब सा दौरा भी पड़ने लगता है, पर भाग्य से वो रिकवर भी कर लेती है। लेकिन रात होने पर जब पॉय लैंडर से मिलने जा रहा होता है, तभी कैडेट नेम बेलिंगर उन पर अचानक से हमला करके उसकी जान लेने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि पॉय उसके और लिया के करीब आए, क्योंकि अगले हफ्ते उनकी एंगेजमेंट होने वाली है। पर लैंडर सही समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगले दिन बेलिंगर की लाश झाड़ियों में मिलती है, जिसे देख सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक खास बात की इस बार एक अलग ऑब्जर्वेशन होता है कि उसका सर्जिकल हार्ट रिमूवल इतना क्लीन नहीं था जैसे कि फ्राई के केस में था। एकेडमी का शक अब सीधे पॉय पर जाता है, क्योंकि पिछले रात उसने बेलिंगर को जान से मारने की धमकी दी थी और उसकी फ्राई के साथ भी एक समय अनबन हुई थी। लैंडर अब तुरंत पॉय को कन्फ्रंट करता है कि आखिर उसका ही जिससे अब तक अनबन हुआ उसकी जान कैसे चली गई। पर पॉय उसे समझाता है कि वो कातिल नहीं है, उसने बेलिंगर को सिर्फ डराने के लिए धमकी दी और फ्राई उसे हमेशा परेशान करता था, इसलिए उसे उसके साथ बहस हुई थी। जिन बातों पर पॉय विश्वास कर लेता है। अब अगले दिन शौक के तौर पर मार्कस पॉय और लैंडर को खाने पर बुलाते हैं, जहां लैंडर को सीखने को मिलता है कि लिया किसी बीमारी से जूझ रही है और आर्टेमिस अपने बहन के प्रति बहुत पॉजिटिव है और मिस मार्कस का बर्ताव भी काफी अजीब है, जिससे उसे उन पर भी शक होने लगता है। इसलिए डिनर के बाद जब सभी एक दूसरे में बिजी हो जाते हैं, लैंडर मौका देखकर चोरी छिपे घर की तलाशी लेने लगता है। उसे अपने खोज में किसी प्रीस्ट की तस्वीर, कुछ अजीब डॉल्स, एक किताब और लिया के बचपन की तस्वीर भी मिलती है। पर सबसे बड़ी खोज की उसे वो क्लोक भी मिल जाता है जिस पर बार्स मिसिंग थे। इससे लैंडर को कोचान की बातें याद आती है कि कैसे किसी अनजान सीनियर ऑफिसर ने उसे ड्यूटी से फ्री कर दिया था, जिसके एक शोल्डर से बार्स मिसिंग थे। इससे लैंडर का शक सीधे आर्टेमिस पर जाता है
लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट, कैप्टन खबर करते हैं कि कैडेट नेम स्टोडार्ड अपने सामान के साथ गायब है। अब पूरी जांच करने पर लैंडर इस नतीजे पर पहुंचता है कि सिंस स्टोडार्ड फ्राई और बेलिंगर का जिगरी दोस्त था, अगला शिकार वही होगा, इसलिए वो डर के मारे भाग गया। इतना कम नहीं कि अब कहानी और पेचीदा हो जाती है, क्योंकि जब यहाँ पॉय लिया से अपने प्यार का इजहार कर रहा था कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, वहीं लैंडो को कुछ तो सूझता है, इसलिए वो सीधे जीन के पास जाता है और उनसे उस प्रीस के बारे में सवाल करता है जिन्होंने विच हंटर की वो किताब लिखी थी, जिसकी तस्वीर देखते ही मूवी का पहला क्लाइमेक्स रिवील होता है, क्योंकि ये वही हेनरी ले क्लर्क है जिनकी तस्वीर मार्कस के घर पर थी। लैंडर अब तुरंत डॉक्टर मार्कस से मिलकर उनका पर्दाफाश करता है कि उन्होंने अपने बेटे की जानलेवा बीमारी को क्योर करने के लिए एक डॉक्टर होकर अंधविश्वास का सहारा लिया। उसने विच हंटर हेनरी ले क्लर्क के भूत को समन किया ताकि वो उसकी मदद से अपनी बेटी के लिए इमॉर्टैलिटी पा सके, क्योंकि लैंडो को सेम उसी विच हंटर किताब का दूसरा कॉपी उनके ही घर से मिल जाता है। अब जब हम मूवी में दिखाए गए क्लूज को जोड़ते हैं तो एक एक करके सब क्लियर होने लगता है। जैसे कि किताब के अनुसार एक सैक्रिफाइस जानवर का होना चाहिए जिससे इंसान प्यार करता है, और वो जानवर खास करके कुत्ता है जिसकी बलि मूवी में कुछ देर के लिए दिखाया गया था। वो दरअसल लिया का वही पेट था जिसकी तस्वीर लैंडर ने देखी थी, इसलिए उनके घर पर लैंडर को उनका पालतू कभी नजर नहीं आया। वहीं उनके घर से अजीब वो रिलीजियस किताब मिलना, उसमें भूत को समन करने के रिचुअल्स थे, जिसके मदद से लिया ने हेनरी ले क्लर्क को समन करके उनसे पता किया होगा कि उनकी लिखी किताब का एक और कॉपी कहाँ हो सकता है। वहीं उस किताब को समझने के लिए फ्रेंच आनी चाहिए जो लिया को आती है, और कैडेट कॉरन को भी आर्टेमिस ने वही क्लोक पहनकर ड्यूटी से बर्खास्त किया था। डॉक्टर मार्कस अब पूरी तरह से फंस चुके थे। वो अब अपने बचाव में बताते कि उनकी बेटी अपनी बीमारी से तड़प रही थी और वो एक डॉक्टर और पिता होते हुए भी वो उसे क्योर नहीं कर सके। वो 3 महीने में मरने वाली थी, पर फिर एक दिन लिया ने उनसे शेयर किया कि उन्हें अपने परदादा का सपना आया जिन्होंने उसे क्योर करने का वही सैक्रिफिशियल तरीका बताया। जो परदादा वही हेनरी ले क्लर्क है, इसीलिए उनकी तस्वीर उनके घर पर लगी है। पर उन्होंने फ्राई की जान नहीं ली, वो पहले से ही मर चुका था। उन्होंने बस अपने परिवार के जिद पर उसकी लाश से दिल निकाला। इसी दौरान लैंडर को चमकता है कि उसका पूरा परिवार घर पर नहीं है, कहीं वो एक और सैक्रिफाइस को अंजाम तो नहीं दे रहे। जो बात उसकी सही निकलती है, क्योंकि आर्टेमिस, लिया और उनकी माँ पोए के सैक्रिफाइस की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आखिरी सैक्रिफाइस किसी ऐसे इंसान का होना चाहिए जो उससे सच्चा प्यार करता हो। पर इससे अब एक सवाल उठता है कि अगर सच्चे प्यार की बलि चाहिए तो बेलिंगर का सैक्रिफाइस तो वो कर ही चुके हैं, तो इनका रिचुअल पूरा कैसे नहीं हुआ? क्योंकि बेलिंगर भी लिया से सच्चा प्यार करता था, इसलिए वो पोई की जान लेने के लिए भी तैयार था जब वो लिया और उसके बीच आ रहा था। ये क्लाइमेक्स आखिर में रिवील होगा, पर इससे 2 गुत्थी और रिवील हो जाती है कि जैसे कि हमने देखा कि मार्कस परिवार अक्सर कैडेट्स को खाने पर इनवाइट करते हैं, जहाँ पर लिया पियानो से सभी का मनोरंजन करती है। वो दरअसल कैडेट्स को लिया की तरफ ल्यूर करने का एक तरीका था, जिसी में बेलिंगर, पॉय और फ्राई भी आ गया। जी हाँ, फ्राई भी, क्योंकि फ्राई भी लिया को पसंद करता था, जो बात पॉय को उस दौरान कैडेट से पता चली थी। यानी कि ये तीनों भी आखिरी सैक्रिफाइस के लिए चुने गए थे, जो पहले फ्राई पर नहीं चली और फिर बेलिंगर पर ना चलने पर उन्होंने पॉय पर ट्राई किया, और शायद उन्होंने बहुत पहले किसी बैप्टाइज बच्चे को भी सैक्रिफाइस कर दिया होगा, पर वो किसका बच्चा था वो रिवील नहीं किया गया मूवी में। वो सभी अब पॉय का छाती चीरने ही वाले थे, पर समय रहते लैंडर वहाँ पहुंच जाता है, जिसकी अचानक में आते लिया से एक लैंप गिर जाता है। इसी बीच आर्टेमिस और लैंडोन में हाथापाई हो जाती है और वहीं आके लपटें भी बढ़ जाती है, जिसके कारण आखिर में एक मलबा लिया पर आ गिरता है, जो देख आर्टेमिस अब उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है। जिसी दौरान लैंडर पॉय को खतरे से दूर करता है, पर फिर कुछ देर बाद सारा मलबा भाई बहन पर गिर जाने से वो जगह उनकी समाधि बन जाती है। जो सदमा उनकी माँ और पॉय से बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन लैंडर कैसे तो उन्हें जबरदस्ती वहाँ से निकाल लेता है। अब मूवी कुछ दिन आगे मुड़ जाती है, जहां डॉक्टर मार्कस ने अपने पोजीशन से इस्तीफा दे दिया, पर उनकी पत्नी पर कोई कार्रवाई की नहीं गई, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने बच्चों को खोने के सदमे से गुजर रही है। पर यहाँ जब पॉय अपनी इंजरी से रिकवर कर रहा होता है, उसके दिमाग में मूवी का फाइनल क्लाइमेक्स रिवील होता है। पॉय अब तुरंत लैंडर को कन्फ्रंट करता है, क्योंकि इन सब किलिंग्स के पीछे कोई और नहीं बल्कि लैंडर खुद है।
लैंडोर ने सबसे झूठ कहा कि उसकी बेटी कहीं चली गई क्योंकि जो नोट फ्राई के लाश से मिली, और एक बार जब लैंडोर ने उसके लिए एक नोट छोड़ा था, दोनों की हैंडराइटिंग सेम थी। उसका शक तब सच्चाई में बदल गया जब बार में उसकी बात वेट्रेस पैस्टी से हुई, जिसने उसे मैटी की सारी कहानी बताई कि कैसे इकरार फ्राई, बेलिंगर और स्टोडार्ट ने मिलकर अंधेरे में उसका बलात्कार किया, जिस सदमे में कुछ दिनों बाद उसने खुदकुशी कर ली। और ये बात पैट्सी को इसलिए पता है क्योंकि उसका एक तरह से बेड का रिश्ता है, जहाँ से अपना करीबी समझकर अब तक सब कुछ शेयर किया था। लैंडोर फिर कन्फेस करता है कि अपनी बेटी की मौत के पीछे फ्राई का हाथ है। उसे उसके लॉकेट से पता चला जो उसे अपने बेटी के पास से मिली, इसलिए उसने पहले पैट्सी के नाम पर फ्लर्टी लेटर फ्राई को भेजा। इससे अब क्लियर होता है कि आखिर लैंडोर ने उस नोट को इतनी आसानी से कैसे सॉल्व किया, क्योंकि उसने खुद वो लिखी थी। लैंडो को फिर मौका मिलते ही उसने फ्राई को टॉर्चर करके बाकी सारों का नाम निकालने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही वहाँ कैडेट हुंटॉन पहुंच गया। इसलिए लैंडो जल्दी में उसे आधा लटकाकर भाग खड़ा हुआ, वरना उसका प्लान उसे पूरा लटका कर आत्महत्या दिखाना था। फिर अगले दिन जब आर्टेमिस को फ्राई के लाश के बारे में पता चला तो उसने अपनी बहन के रिचुअल को अंजाम देने का फैसला किया, पर ईश्वर शायद लैंडो के साथ थे, क्योंकि उसने जिसकी हत्या की उसी के केस को सॉल्व करने के लिए उसे हायर किया गया। और जब उसे दिल निकालने के बारे में पता चला तो लैंडर को एक मौका मिल गया उस हत्या को किसी और पर मरने का। और जिस हथियार से लैंडो ने फ्राई पर हमला किया था, फिल्म की शुरुआत में हमने लैंडर को वही हथियार धोते देखा था, जिसके कुछ मिनट बाद ही उसे एकेडमी से बुलावा आया। अब हमें लैंडर की शुरुआत में एकेडमी ना जाने का असली कारण का पता चलता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि वो ही फ्राई की हत्या के पीछे है। वहीं बेलिंगर भी उस आरोप में शामिल था। ये लैंडो को फ्राई की उस डायरी से पता चला, जिसने वो सारी घटना अपने डायरी में कोडेड भाषा में लिखी ताकि कोई से डिसाइफर ना कर पाए। इसीलिए लैंडो ने अपने सीनियर्स या पॉय से फ्राई के डायरी के बारे में नहीं बताया। बेलिंगर का पता चलते ही उसने उसे भी मौत के घाट उतार दिया और उसने खुद ही उसका दिल निकाला ताकि इस बार भी फिर से दोष फ्राई के कातिल पर जाए। इसीलिए बेलिंगर का सर्जिकल इतना क्लीन नहीं था जैसे डॉक्टर मार्कस ने फ्राई पर किया था। वहीं बेलिंगर को टॉर्चर करते दौरान उसने उससे स्टोडर का भी नाम उगलवा लिया, पर इससे पहले कि लैंडर उस तक पहुंच पाता वो तब तक भाग चुका था। और अब उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसे ट्रैक डाउन करे, लेकिन उसे उम्मीद है कि वो इसी डर में जिएगा कि अगला निशाना वही है। इससे अब एक और कंफ्यूजन क्लियर होता है कि आर्टेमिस और लियो ने पॉय को ही क्यों वो आखिरी सैक्रिफाइस चुना, क्योंकि लैंडन ने पहले ही बेलिंगर को मार दिया, वरना शायद पॉय की जगह बेलिंगर होता। पर अब सवाल उठता है कि अगर लैंडोर ही असली कातिल था तो उसने दिमाग से तेज पॉय को इन्वेस्टिगेशन में शामिल क्यों किया, जो असली कातिल तक भी पहुंच सकता था, जो ऐसा है जैसे कि लैंडोर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा हो। दरअसल लैंडोर ने ये इसलिए किया ताकि वो देखना चाहता था कि कोई उस तक पहुंच सकता है कि नहीं, और वो दूसरे क्रिमिनल्स का भी पता करना चाहता था ताकि वो उस पर सारा आरोप मर सके। इसीलिए लैंडोर ने ये बात सीक्रेट रखवाई कि पॉय उसकी इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहा है। पर अब लैंडर की असलियत जानने के बाद पॉय और टूट जाता है, क्योंकि उसने उस पर भरोसा किया था। वो उससे सब कुछ शेयर कर सकता था, जैसे कि उसने उसे अपना करीबी माना। उसने आर्टेमिस और खास करके उसके प्यार लिया को एक हत्यारा साबित करवाया, जबकि उन्होंने एक भी हत्या नहीं की। लैंडर अब कन्फेस करता है कि ये सब हो जाने के बाद वो खुद उसे सब कुछ बताने वाला था, पर उससे पहले ही उसे पता चल गया। वो चाहे तो उसके गुनाहों के बारे में रिपोर्ट कर सकता है, लेकिन पॉय ऐसा नहीं करता। फिर जाते जाते लैंडर पॉय से ये शेयर कर जाता है कि काश उस रात उसकी बेटी उससे मिली होती तो शायद आज वो एक परिवार का हिस्सा होते। दरअसल उसने यहाँ ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मेरे ख्याल से उसकी बेटी शायद पॉय को पसंद करती थी, इसलिए उसने पॉय की पसंदीदा पोएट की किताब अपने कलेक्शन में रखी, जो वही किताब है जो पॉय को उस समय लैंडर की बुक के कलेक्शन में मिली थी, जो बात पॉय के दिल को छू जाती है। लेकिन वो बिना कुछ व्यक्त किए वहाँ से चला जाता है। अब मूवी की आखिर में लैंडर वहीं जाता है जहाँ से उसकी बेटी ने कूदकर आत्महत्या की थी, और उसके चोटी पर खड़े होते ही मूवी एकदम से एंड हो जाती है। कोई आइडिया नहीं कि लैंडर ने भी खुदकुशी किया नहीं। जीसी के साथ मूवी का एक्सप्लेनेशन भी यहीं एंड हो जाता है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।